बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आप लोग जानते हैं कि आज हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस चैप्टर की थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि आपने इस चैप्टर के सारे लेक्चर सुन लिए और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड। जब भी हम कोई क्वांटिटी बोलते हैं तो हम मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लाजमी बोलते हैं। वो कहता है क्यों? देखिए, इसकी दो रीजंस मैंने आप लोगों के सामने बयान करनी है। पहली रीजन देखिए, फॉर एवरी क्वांटिटी वी नीड अ यूनिट बिकॉज विदाउट अ स्टैंडर्ड यूनिट वी कांट क्वांटिफाई एनीथिंग। क्वांटिफाई होता है किसी चीज को लाइक मैयर करना, किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाना कि ये कितनी क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पर मैं आसान अल्फाज में आपसे कहता हूं, दो फासले आपको बताने लगा हूं, एक 500, ठीक है, और एक 10। बताएं इनमें से कौन सा फासला ज्यादा है? आप सारे कहेंगे कि सर ये 500 वाला फासला ज्यादा है, लेकिन अभी मैंने यूनिट्स लगाए नहीं। जरा देखें, अब मैं लगाता हूं यूनिट्स, तो आप फौरन कहेंगे कि सर ये वाला फासला ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ देखोगे ना 10 और 500 को, तो आप धोखा खा सकते हैं। जब तक मैं आपको यूनिट नहीं बताऊंगा, आप उसके बारे में ये अंदाजा नहीं लगा सकते या आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी चीज है। ये मामला सिर्फ डिस्टेंस में नहीं है, बल्कि यही मैसेज में भी होगा, यही टाइम में भी होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, इनमें से कौन सा टाइम बड़ा है, 100 या 1? अब मैंने यूनिट नहीं बताया तो आप कहेंगे 100 ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये 100 सेकंड है और ये 1 साल है तो 1, लेकिन यूनिट ईयर है ना, तो ये बहुत बड़ा टाइम बन जाएगा। तो इस वजह से मैंने पहली बात लिखी कि भाई चीजों को क्वांटिफाई करने के लिए यूनिट तो लाजमी चाहिए। अच्छा, अब यूनिट चाहिए, उसके साथ एक और बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वी नीड यूनिट बिकॉज वी हैव टू ट्रेड। आपको पता है तिजारत करनी पड़ती है, खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर मेरी एक कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान पर मैं कपड़ा जो है वो बेचता हूँ। तो कपड़ा बेचने के लिए मुझे कोई यूनिट चाहिए लेंथ का, ताकि मैं बता सकूं मैं इतने मीटर कपड़ा दे रहा हूँ या इतने गज कपड़ा दे रहा हूँ। तो ये डिफरेंट यूनिट्स होंगे। अच्छा, पुराने जमाने में जब यूनिट्स नहीं होते थे, लोगों ने अपने यूनिट्स खुद बनाए हुए थे। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने अपना जो आर्म की लेंथ है, ये एक यूनिट बना दिया। यानी ये जो बाजू की लंबाई है, ये लेंथ का एक यूनिट है। यानी वो कहता है कि मैं आपको 10 रुपए में 5 बाजू की लंबाई जितना कपड़ा दूंगा। ठीक है ना? अब ये यूनिट उस वक्त बना दिया जब हमारे पास ऐसा यूनिट्स नहीं थे। लेकिन हुआ क्या, अब क्योंकि बाजू की लंबाई सब इंसानों की एक जैसी नहीं होती, तो वो बजाय किसी लंबे शख्स को दुकान पर बिठाने के, वो एक छोटे से बच्चे को बिठाकर चला जाता है। अब बच्चे का बाजू तो छोटा होगा, तो वो 10 रुपए में जब 5 बाजू जितना कपड़ा देगा, तो देगा तो 5 बाजू जितना कपड़ा, लेकिन वो कपड़ा काफी थोड़ा होगा। तो वो फरोख्त करते हुए, सेल करते हुए, वो ये डंडी मारेगा। इसलिए भी हमें यूनिट चाहिए होता है, ताकि हम ऑनेस्टी को मेंटेन कर सकें। ठीक है, कोई शख्स जो है वो खरीदो फरोख्त करते हुए डिसऑनेस्टी ना करे। तो स्टूडेंट्स, ये है सेकंड थिंग, वी नीड यूनिट बिकॉज वी हैव टू ट्रेड। हमें तिजारत करनी पड़ती है, खरीदो फरोख्त करनी पड़ती है। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि ऐसा यूनिट्स है हमारे पास, स्टैंडर्ड यूनिट्स है। सेव एवरीवन टाइम, ठीक है, एक तो उससे सबका टाइम बचेगा क्योंकि यूनिट आपके पास मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर अब अगर आप देखें तो आप कपड़ा खरीदने जाएं तो आपके पास एक लंबी सी यार्ड स्टिक होती है उसके पास, ठीक है, उसे एक गज कहते हैं। तो वो गज मौजूद है तो वो फौरन आपको उसी वक्त मुहैया करके दे देता है। आपका टाइम भी बचता है, आपके पैसे भी बचेंगे। भाई जब आपके साथ धोखा नहीं होगा तो पैसे तो बचेंगे ना। अगर वो बच्चा बिठाकर चला जाएगा, जो बच्चा आपको अपने बाजू के हिसाब से कपड़ा तोल कर देगा, तो 10 रुपए में कम कपड़ा आएगा ना, तो आपका पैसा जाया हुआ। तो आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे बचेंगे। एंड हेल्प इंश्योर ऑनेस्टी, और आप इस बात को मेक श्योर करेंगे कि तिजारत में ऑनेस्टी कायम रहे, कोई शख्स दूसरे को धोखा ना दे, कम ना तोले, ज्यादा ना तोले। लो भाई, ये तो हो गया हमारे पास कि हमें यूनिट्स की जरूरत क्यों है। मैंने 2 पॉइंट्स लिखे, लेकिन 2 पॉइंट्स आपको आइडिया हो गया कि वाकई यूनिट्स ना हो तो हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर, देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं।
देखते हैं स्टूडेंट्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। What are the advantages of using international system of units? आपको पता है ना हम SI यूनिट्स यूज करते हैं, और जिसके बारे में हम लोगों ने सारी डिस्कशन की है। वो कहते हैं इसके कुछ फायदे बताएं, तो फायदे बता देते हैं आपको। पहला फायदा है द SI यूनिट्स आर यूज्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट 3 कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका। भाई 2-3 कंट्रीज हैं, उनके अलावा पूरी दुनिया में एक ही यूनिट है। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ, यूनिट डिफरेंट होता तो क्या मसले होते हैं। मिसाल के तौर पर करेंसी को देखें, आपको पता है जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो सिर्फ करेंसी चेंज होने की वजह से आपको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपको यहाँ से पाकिस्तानी रुपीस की आदत होती है, तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बड़ा इश्यू होता है उसको समझने में कि मैं कितना ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रहा, कम खर्च तो नहीं कर रहा। तो जब जिस तरह से करेंसी डिफरेंट होगी, तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें वहाँ यूनिट डिफरेंट है। यहाँ आप चीज़ें लीटर्स में खरीदते हैं, दूध लीटर में खरीदते हैं, तो वहाँ जब आप जाते हैं तो वहाँ यूनिट कोई और हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल होगा। या आप यहाँ वजन की बात करते हैं तो आप बात करते हैं, या मैस की बात करते हैं, केजी की बात करते हैं, वहां जाएंगे तो आप पाउंड्स की बात करेंगे। यहाँ तो अब आपको जब चावल खरीदते हैं तो आपको पता है 5 किलो चावल काफी है महीने के लिए, उधर पाउंड्स में होंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा यार कितने पाउंड्स मेरे लिए काफी होंगे। तो नया यूनिट जब आता है तो ये अपने साथ बड़ी मुसीबतें भी लेकर आता है। SI सिस्टम की अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में 3 ममालिक के अलावा पूरी दुनिया में SI यूनिट्स ही यूज हो रहे हैं। तो आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, मैथ्स का ऐसा यूनिट केजी होगा, ठीक है। तो जिस तरह से एक लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज यूनिट्स भी एक लैंग्वेज है, यूनिट्स भी एक लैंग्वेज है, एक जुबान है जो आप बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ से चाइना में चले जाएं तो आपको गुफ्तगू करने में मसला होगा, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ यूनिट डिफरेंट है, तो भी आपको गुफ्तगू करने में मसला होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से फैसलाबाद जाता हूँ, मुझे पता है यार ये तकरीबन 200 किलोमीटर बनता है, तो 200 किलोमीटर बनता है तो तकरीबन मुझे जो है ना वो 2000 का फ्यूल डलवाऊंगा तो काफ़ी रहेगा। यानी मुझे यहाँ पर फ्यूल का आइडिया हो जाता है कि कितना फ्यूल मुझे डलवाना चाहिए। लेकिन आप अमेरिका में चले जाते हैं, अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि रोड के साइड पर जो बोर्ड्स होते हैं उसमें किलोमीटर्स नहीं लिखे होते, ऐसा यूनिट नहीं है, वहाँ माइल्स लिखे होते हैं। अब माइल्स का अंदाज़ा हमें आम जिंदगी में नहीं होता ना, तो वहाँ पर अगर लिखा है कि फलां जगह जो है वो 400 माइल दूर है, तो फिर आपको अंदाजा नहीं होगा यार मुझे कितना पेट्रोल डलवाना चाहिए, क्योंकि आप तो किलोमीटर्स के साथ, तो आपको पहले किलोमीटर से माइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहरहाल इसमें थोड़े मसले होंगे। तो एक तो अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में अगर एक ही यूनिट हो तो इससे बहुत आसानियां हो जाती हैं। उसके बाद देखते हैं SI यूनिट्स हैव ओनली 1 यूनिट फॉर ईच क्वांटिटी। ये भी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। SI यूनिट हर क्वांटिटी का एक है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि लेंथ के लिए बस मीटर ही है, ठीक है, लेंथ के लिए कोई और यूनिट नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आप जेवरात लेने जाते हैं, अब आप जेवरात अगर नहीं लेने जाते, आप कोई सब्जी मंडी जाते हैं, तो सब्जी मंडी आपको पता है वहाँ पर यूनिट जो आप देखते हैं वजन या मैस का, मैं वजन और मैस को एक बोल देता हूँ, लेकिन आपको मालूम है आगे चल के हम इसमें फ़र्क करेंगे। तो वो जो मैस का यूनिट है वो केजी होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। तो आपको लगता है यही यूनिट होगा, लेकिन जब आप बहुत छोटी चीज़ों का मास मेजर करते हैं, जैसे जेवरात में आप जाकर, तो वहाँ तोला, माशा, ये नई यूनिट्स आ जाते हैं। तो है तो वजन ही, लेकिन वजन को कितने यूनिट्स में हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह लेंथ के लिए भी हमारे पास बहुत सी यूनिट्स है। SI में ऐसा नहीं होता, SI में बस लेंथ का यूनिट मीटर है। आपने बहुत छोटे से जेवर यानी ज्वेलरी का भी वजन करना है तो आप मीटर्स में बताएंगे। दिस इज अ गुड थिंग कि आपको बार बार एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने की मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। तो एक क्वांटिटी का एक यूनिट, लेंथ के लिए बस मीटर और कोई नहीं। थर्ड पॉइंट है ऐसा यूनिट्स आर कोहेरेंटली डिराइव्ड एज द सिंपल अलजेब्रिक क्वोशंट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ अ फ्यू इंडिपेंडेंट बेस यूनिट्स। बड़ी मुश्किल लाइन लग रही है लेकिन आसान कर देता हूँ। पहले तो देखें अलजबरा क्या होता है। अलजबरा में आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, आप लोगों को पता है, मतलब मैथमेटिक्स में आप लोगों ने देखा। अच्छा, जब चीज़ों को डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है ना वो क्वोशंट कहलाता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। तो आपके पास जिस तरह से क्वोशंट्स और प्रोडक्ट्स आते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे यूनिट्स भी आ जाते हैं। कैसे, ये देखिए, आपको कुछ यूनिट्स याद करने हैं, वो जो बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स कितने, 7 तो हैं, ठीक है, वो आपने याद कर लिए। जैसे 2 बेस यूनिट्स हैं, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है। अब स्पीड एक नई चीज आ गई ना, स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो स्पीड का यूनिट, क्योंकि स्पीड की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो इनके यूनिट डिवाइड कर दो, तो मीटर को सेकंड से डिवाइड कर दो तो मीटर पर सेकंड। बस 2 बेस यूनिट्स को डिवाइड करके नया यूनिट आ गया। इसी तरह कहीं जो 2 बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके नया यूनिट आ जाएगा। तो इसका मतलब या तो आपसे क्वोशंट से नया यूनिट आ जाएगा,
या प्रोडक्ट से नया यूनिट आ जाएगा, यानी कि या तो डिवाइड करके आ जाएगा या मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो बड़े सिंपल तरीके से नए यूनिट्स बन जाते हैं। अच्छा, आपको पता है एसआई यूनिट्स में हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। हमने एक पूरा आर्टिकल प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा। प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो भी एसआई को बड़ा आसान कर देता है। मिसाल के तौर पर देखें, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। देखो कन्वर्जन कितनी आसान है। इसे कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का मतलब है 10 की पावर, यानी 10 की पावर वाला सिस्टम। देखो 10-10 का फर्क आ रहा है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो आपने मीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है या सेंटीमीटर से डेसीमीटर में जाना है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 10-10 का तो फर्क है। तो प्रीफिक्सेस में कन्वर्जन करना भी बहुत आसान है। एसआई सिस्टम की एक खास बात, एक खूबी ये भी है, यूजिंग एसआई यूनिट्स वी कैन एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज इन सिंपल वे। अच्छा, एसआई यूनिट सिंपल भी बहुत होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ये पावर का एसआई यूनिट लिख रहा हूं, 500 वॉट, बस वॉट लिख दिया, ये यूनिट आ गया, आसान हो गया। जरा मैं आपको पावर का एक और यूनिट बताता हूं जो एसआई नहीं है। पावर नॉन एसआई यूनिट में क्या है? 1700, सपोज करो 1700 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स पर आवर। ठीक है ना, तो बीटीयू जिसे कहते हैं, एसी के अंदर आप देखते हैं कि बीटीयू अक्सर यूज होता है ये यूनिट। तो ये भी पावर का यूनिट है, लेकिन देखिए कितना मुश्किल है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स पर आवर या वॉट, किसको चूज करेंगे भाई? वॉट को चूज करेंगे, बहुत सिंपल है। तो ये हमारे पास एसआई यूनिट्स के कुछ फायदे मैंने आपको बताए जो आपके लेवल पर इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, हाउ मेनी स्टीरेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर। यानी एक सर्कल में आपको पता है ये जो एंगल बनता है ये रेडियंस में हम कैलकुलेट करते हैं, इसे हम आर्क लेंथ कहते हैं। ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन हमारी हुई है। वो कहता है ये एंगल तो इतनी आर्क बना रही है ना, ये एंगल इस आर्क का, अगर ये आर्क इतनी बड़ी हो जाए कि पूरा सर्कमफेरेंस हो जाए, तो ये जो पूरा एंगल बनेगा, ये सारा जो एंगल बनेगा, ये कितने रेडियन होगा? ठीक है ना, तो इसको उसने लिखा हाउ मेनी रेडियंस, कितने रेडियन बनेंगे, किसके लिए? पूरी सर्कमफेरेंस अगर हम एक आर्क के तौर पर ले लें। लो भाई, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, और एंगल इन रेडियंस का फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब आपको मालूम है आर्क लेंथ ये वाला डिस्टेंस होता है s, और r सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस। लेकिन वो जो हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है कि भाई पूरा सर्कमफेरेंस आपने लेना है, तो s जो है वो पूरे सर्कमफेरेंस बन जाएगा, और पूरे सर्कमफेरेंस की जो लंबाई होती है आपको पता है ना, उसे तो 2 पाई आर कहते हैं। सर्कमफेरेंस जो है वो 2 पाई आर होता है, डिवाइडेड बाय नीचे आर आ रहा है, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास कितना आएगा? 2 पाई रेडियंस। लो भाई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा सर्कल है, ठीक है, पूरा यहां से चले और यहां वापस आ गए, तो ये कितने एंगल बनेंगे? ये 2 पाई रेडियंस होंगे। ठीक है, तो एक सर्कल के सेंटर पर 2 पाई रेडियंस बनते हैं। अच्छा, इसका बी पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है, उसके लिए भी फार्मूला चाहिए। अब वो कहता है सफेयर की बात कर रहा है। आपको पता है सफेयर के अंदर स्टी रेडियंस बनते थे ना, 3D एंगल था, इस पर काफी डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन अब वो पूछे पूरे सफेयर पे, यानी ये जो एंगल बन रहा है ये स्टी रेडियन है, लेकिन ये तो इतने एरिया के लिए बन रहा है ना, ये जो इतना एरिया एंगल बना रहा है वो स्टी रेडियन है। अगर पूरे एरिया की बात करें तो फिर कितने स्टी रेडियन हो गए? उसके लिए भी मुझे फार्मूला चाहिए, और वो फार्मूला क्या है? यहां पर हमारे पास फार्मूला है, थीटा ही कह देता हूं उसको, लेकिन फार्मूला है एरिया ऑफ पैच, यानी ये जो पैच है जिसको मैंने हाईलाइट किया, इसका एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला। अच्छा देखिए, एरिया ऑफ पैच, अब वो इतना पैच तो कह नहीं रहा, वो कह रहा पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ द स्फीयर, है ना,
यानी पूरा एरिया जो बनेगा, और एरिया पूरे सफेयर का उसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है, रेडियस का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आया 4 पाई टी रेडियन। तो यानी एक पूरे सफेयर के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो 4 पाई टी रेडियन बनता है, और एक पूरे सर्कल के जो सेंटर पर एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन बनता है। अब चलते हैं वापस पहले बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट्स देखते हैं कि फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, और फिर कहते हैं कि हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड। अच्छा पहले तो वो कहते हैं लीस्ट काउंट एरर क्या है। लीस्ट काउंट एरर में से पहले हम देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे छोटी रीडिंग होती है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। मिसाल के तौर पर ये मीटर रॉड के मैंने आपके सामने कुछ रीडिंग्स बनाई हैं, तो मीटर रॉड पर एक रीडिंग होती है 2.4 सेंटीमीटर और दूसरी 2.5 सेंटीमीटर, उसके दरमियान में कुछ भी नहीं होता। यानी कि आप जो या 2.4 में ये कर सकते हैं या 2.5 में ये कर सकते हैं, तो इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2.4 से 2.5 जाए तो आपका 0.1 सेंटीमीटर जो है वो चेंज होता है, यानी आप 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं इससे, उससे कम आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज हो जिसको मैं मेजर कर रहा हूं और आप देख रहे हैं कि वो 2.4 और 2.5 के दरमियान में आ रही है, अब जब मैंने इसको मेजर करना है तो इसके ऊपर कोई रीडिंग होगी तभी मैं इसको मेजर करूंगा ना। लेकिन मीटर रॉड के केस में 2.4 और 2.5 के दरमियान तो कोई रीडिंग होती ही नहीं है यहां पर। अब यहां पर मसला यह आएगा कि क्योंकि 2.4 और 2.5 के दरमियान में कोई रीडिंग नहीं होती, तो या तो मुझे इस रीडिंग को 2.4 ही लिखना पड़ेगा या 2.5 ही लिखना पड़ेगा। अब यहां पर मैं देखता हूं कि ये 2.5 के ज्यादा करीब है, 2.5 से 4 से दूर है, तो मैं इसको 2.5 लिख देता हूं। तो मैंने इस पेंसिल की लेंथ लिख दी 2.5 सेंटीमीटर। क्या ये एग्जैक्ट इसकी सही लेंथ है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो हमने मजबूरी में 2.5 सेंटीमीटर लिखी थी, असल में इसकी लेंथ 2.5 से थोड़ी सी कम थी। तो लीस्ट काउंट की वजह से आपका एरर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, तो क्योंकि जब आपकी एक छोटी मेजरमेंट होती है, जो सबसे छोटी मेजरमेंट होती है, उसके दरमियान में मजीद रीडिंग्स नहीं होती, लीस्ट काउंट में मजीद रीडिंग्स नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ जाता है, हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है आंसर को। एंड लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। रेजोल्यूशन का मतलब यही है कि उसमें मजीद मार्किंग्स नहीं है। ठीक है, और मार्किंग होती तो हमें ज्यादा पता चल जाता है। अब इसको कैसे खत्म करना है, रिडक्शन ऑफ लीस्ट काउंट एरर कैसे करना है, तो वी कैन रिड्यूस लीस्ट काउंट एरर बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन। अगर मीटर रॉड में ये मसला आ रहा है तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लें जिसमें 0.1 सेंटीमीटर में भी मजीद हिस्से किए हों। मिसाल के तौर पर सपोज करो ये मजीद रीडिंग्स हैं और ये वाली रीडिंग बन रही है 2.48, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है ना, तो ये अगर 2.48 है तो हमें पता चल जाएगा असल में जिसको हम 2.5 कह रहे थे वो 2.48 था, और हम उस एरर से बच जाएंगे जो 2.5 कहकर आना था उसमें। तो इसका मतलब अगर लीस्ट काउंट एरर आ रहा है तो उसका तरीका यह है, आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले आओ जिसमें और ज्यादा रीडिंग्स हो। सपोज करो आपकी आंसर अगर यहां आ रहा है तो फिर आप एक और इंस्ट्रूमेंट लो जिसमें इसके अंदर भी मजीद रीडिंग्स हो, तो फिर आपकी जो मेजरमेंट है वो किसी ना किसी रीडिंग के ऊपर फॉल कर रही होगी और आप उसको मेजर कर लेंगे। तो लीस्ट काउंट एरर कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, हायर प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिसमें ज्यादा मार्किंग्स हो। जैसे मीटर रॉड से बेहतर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर से बेहतर है स्क्रू गेज। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, why including more digits in answers does not make it more accurate। तो अगर मैं आंसर्स में ज्यादा डिजिट ऐड करूं, जैसे 0.4 की जगह 0.41 या 0.41 की जगह 0.415, ये मैं ज्यादा डिजिट्स ऐड करूं, इससे आंसर में एक्यूरेसी क्यों नहीं आती। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में फर्क होता है। इंग्लिश में जब हमने बोलना हो कि भाई फलां बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो हम
एक्यूरेसी और प्रिसीजन के फर्क के बगैर बोल देते हैं। हम कहते हैं यार बहुत अच्छा काम किया, हम कहते हैं बहुत एक्यूरेट काम किया, कभी कभार हम कह देते हैं बहुत प्रिसाइज काम किया, लेकिन फिजिक्स कहती है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फ़र्क है। ये देखें, ये मेरे पास एक डार्ट बोर्ड है और इस पर हम डार्ट फेंक कर निशानेबाजी करते हैं और ये हमारे पास टारगेट एरिया। एक शख्स ने 3 गोलियां मारी और वो तीनों इस जगह पर लगी, यानी तीनों टारगेट को मिस कर गई। तो अब मैं पूछता हूँ ये अच्छा निशानेबाज है या बुरा निशानेबाज? आप कहेंगे कि सर ये बुरा निशानेबाज है क्योंकि टारगेट यहाँ है, वो इधर गोलियां मार रहा है। लेकिन आप एक लिहाज से देखें तो आप कहेंगे कि सर अगर वो बुरा निशानेबाज ही होता तो उसकी तीनों गोलियां एक जगह पर कैसे लगती? तो इसका मतलब निशानेबाजी को आप 2 क्राइटेरिया पर चेक करेंगे। एक तो आप ये देख सकते हो कि वो टारगेट के करीब है या नहीं, और एक आप ये देख सकते हो कि उसके डार्ट्स आपस में करीब करीब गिरे हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं टारगेट को मिस कर रहा है लेकिन आपस में तो करीब करीब है ना, तो जब आपस में करीब करीब हो तो इसे कहते हैं ये प्रिसाइज निशानेबाजी थी। प्रिसीजन का ताल्लुक होता है क्लोजनेस टू ईच अदर। अच्छा अब जरा देखिए, और वो तीनों इस जगह पर गिरे जो मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। मैं कहता हूं ये अच्छा निशानेबाज है बुरा? आप कहेंगे सर ये अच्छा है क्योंकि टारगेट के करीब है ना, लेकिन मैं देखूं तो उसके तीनों निशाने आपस में तो दूर दूर है ना, तो मैं कहूंगा ये प्रिसाइज नहीं है लेकिन ये एक्यूरेट है क्योंकि ये टारगेट के करीब है। तो एक्यूरेसी का ताल्लुक किससे होता है? क्लोजर टू टारगेट। प्रिसाइज का मतलब क्लोजर टू ईच अदर और एक्यूरेसी का मतलब क्लोजर टू टारगेट, के आप टारगेट के कितना करीब है। ठीक है, मिसाल के तौर पर सपोज करें ये मेरे पास एक रॉड है और इसकी लेंथ आप लोगों ने मेजर करनी है। इसकी असल लेंथ मुझे मालूम है, इसकी असल लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई इसकी लेंथ मेजर करता है 2.1 सेंटीमीटर, कोई इसकी लेंथ मेजर करता है 1.6 और कोई मेजर करता है 2.5। ठीक है, ये फर्जी वैल्यूज है। मैं आपसे पूछता हूं ये तीनों आंसर्स एक्यूरेट है या नहीं? तो एक्यूरेसी कैसे देखते हैं कि आप असल टारगेट के कितना करीब है? तो असल तो उसकी लेंथ क्या थी 4.2, आपने मेजर किया 2.1, 1.6, 2.5, ये तो बहुत दूर है आप असल टारगेट से। देयर इज अ लॉट ऑफ एरर। तो मैं कहूंगा ये मेजरमेंट्स बहुत कम एक्यूरेट है, वेरी लेस एक्यूरेट। अच्छा मैं इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ा देता हूं, 2.11 की जगह 2.1 की जगह 2.1236 इतने डिजिट्स बढ़ा दी, 1.675, 2.5398 डिजिट्स बढ़ गए। लेकिन क्या डिजिट्स बढ़ने से आपका आंसर टारगेट के अभी भी करीब आया? क्या कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अभी भी टारगेट से वैसे ही दूर हैं। तो इसका मतलब डिजिट्स बढ़ाने से प्रिसीजन बढ़ जाती है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ती, क्योंकि एक्यूरेसी का ताल्लुक होता है आप टारगेट से कितना करीब है और टारगेट से आप अभी भी उतने ही दूर हैं चाहे जितने मर्जी डिजिट्स बढ़ा दें। ये असल मसला है, याद रखिएगा। इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन एन आंसर मेक्स द आंसर टू बी मोर प्रिसाइज हो जाता है बट इट कैन नॉट मेक द आंसर मोर एक्यूरेट। ठीक है जी, आपको फर्क समझना चाहिए कि एक्यूरेसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिसीजन। आम जिंदगी में हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को एक मायने में इस्तेमाल कर लेते हैं, हम कह देते हैं फलां चीज बहुत एक्यूरेट है और फलां चीज बहुत प्रिसाइज है, लेकिन फिजिक्स में प्रिसाइज और एक्यूरेसी ये दो अलग-अलग चीजें हैं। आंसर इज मोर एक्यूरेट इफ द मेजरमेंट वैल्यू इज नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, डिजिट्स बढ़ाने से आप उसके करीब नहीं आए, तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी एक्यूरेसी कम ही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।